कई बार कुछ लोग पहले किसी गलत रास्ते पर चल जाते हैं, लेकिन उसके बाद वे अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं और सही रास्ते पर चलने लगते हैं। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने पहले काम कर रखे हैं वो उनके सामने आ जाते हैं और उसकी वजह से वो चाहकर भी सही रास्ते पर नहीं चल पाते। आज की इस वीडियो में आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। एक लड़का जिसकी शादी हो जाती है और शादी के बाद उसकी पत्नी 4 बार उसे छोड़कर भाग जाती है अपने प्रेमी के साथ। वह बार बार अपनी पत्नी को मनाता और मनाकर वापस ले आता और पत्नी भी वादा करती कि आगे से वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर जो लड़का होता है वो सोचने लगता है कि अपनी पत्नी को इधर उधर घुमाता हूँ रिश्तेदारियों में, जिससे उसका मन लगेगा और उसे मैं अच्छा लगने लगूंगा और मेरे साथ ही रहने लगेगी। ऐसा ही सोचकर वह उसे अपनी बहन के यहाँ पर घुमाने के लिए ले जाता है, लेकिन वहां पर कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद उस लड़के को पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाता है। क्या हुआ था ऐसा, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो जीतू स्वदेश चैनल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के अंदर एक चौबेपुर थाना पड़ता है। उसी थाने के अंतर्गत में एक गांव आता है, जिस गांव के अंदर एक लड़का रहा करता है। इस लड़के का नाम होता है प्रदीप। प्रदीप अपने माता पिता भाई बहनों के साथ रहा करता है और एंजॉय से अपनी जिंदगी को जिया करता है। वह किसी भी काम को करने से पहले ज्यादा सोच विचार नहीं किया करता है। अगर उससे कुछ जरा सी भी कोई बात कह दिया करता तो उसके बाद उसे ऑन द स्पॉट फैसला करने की आदत थी। यहाँ पर जो प्रदीप होता है वो इसी तरह से अपनी जिंदगी को जी रहा था और धीरे धीरे उसकी उम्र 28 साल हो जाती है। इसी आदत के चलते, यानी कि वो किसी की भी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता है, उस पर एक केस लग जाता है 307 का और उसके चलते साल 2016 में उसे 10 साल की सजा हो जाती है। अब जो प्रदीप होता है वह अपनी सजा काटने के लिए चला जाता है और 10 साल जेल के अंदर रहता है। लेकिन 10 साल जेल के अंदर रहने के बाद उसे एहसास होता है कि वो जो कुछ भी किया करता था वो बिल्कुल गलत है और दुनिया भी तो अपनी जिंदगी जी रही है और जो मैंने किया उससे क्या फायदा हुआ। 10 साल की सजा काटने के बाद जब वह बाहर आता है तो वह सोचता है कि अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा और अपनी जिंदगी को आराम से व्यतीत करूंगा, कुछ छोटा मोटा काम करके और जिंदगी को प्यार से जीऊंगा। ऐसा सोचकर जो प्रदीप होता है अब वह वहीं पर जहां पर उसका गांव था, अब तक उसके परिवार वाले उससे अलग हो चुके थे, क्योंकि पहले भी कई बार परिवार वाले समझा चुके थे उसे, लेकिन वो समझने का नाम नहीं लेता है और इसी वजह से 28 साल की उम्र होने के बावजूद भी प्रदीप की शादी नहीं होती है, क्योंकि उसके बारे में उसके सभी रिश्तेदारों को पता था। गाँव में ये बात का चर्चा था कि ये लड़का तो ऐसा ही है, कुछ भी करने से पहले सोचा ही नहीं करता, तो घर कैसे बसा लेगा। जब यहाँ पर अब 28 साल के प्रदीप को 10 साल की सजा हो जाती है और वह 38 साल का हो जाता है, तो उसके बाद उसने सुधरने का फैसला किया है और इसी वजह से अब वह एक ऑटो खरीदता है और ऑटो खरीदने के बाद ऑटो चलाकर अपने खुद का गुजारा खुद से ही किया करता है। घर वाले अलग रहते हैं और वह प्रदीप जो होता है वह अलग रहा करता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ यहाँ पर जो प्रदीप होता है, जब वह अच्छी तरह से ऑटो चलाने लगता है और किसी से भी कुछ भी ऐसी वैसी बात नहीं किया करता है, तो यहाँ पर उसके घर वाले और रिश्तेदारों को लगने लगता है कि शायद बेटा अब सुधर गया है, तो अब इसकी शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि यह भी अपने जीवन को आराम से व्यतीत कर ले। यही बात सोचकर जो उसके घर वाले होते हैं उसके लिए इधर उधर लड़की ढूंढते हैं और ढूंढने से उन्हें कई लड़कियां मिलती हैं, लेकिन जब लड़की की उम्र को देखा करते हैं तो वे मना कर दिया करते हैं, क्योंकि वैसे ही 38 साल का हो गया है, तो अब भला कौन इसको अपनी लड़की देने वाला है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ 2016 में, यानी कि 2006 में वो जेल गया था और 10 साल बाद 2016 में उसकी एक लक्ष्मी नाम की लड़की से शादी हो जाती है। लक्ष्मी जिसकी पहले शादी हो गई थी, लेकिन किसी कारण से वहां पर उसकी बात नहीं बनी और उसके बाद वह अपने मायके में रहा करती थी। तो यहाँ पर जो प्रदीप होता है उसकी लक्ष्मी से शादी कर दी जाती है, क्योंकि लक्ष्मी की दूसरी शादी हो रही थी और प्रदीप जो था वह सुधर गया था। भले ही उसकी उम्र ज्यादा थी, लेकिन वहां पर एक मंदिर में ले जाकर कुछ रिश्तेदारों को शामिल करके उसकी शादी लक्ष्मी से हो जाती है। लक्ष्मी से शादी होने के बाद जो प्रदीप है अब वह अपना ऑटो चलाया करता है और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ प्रदीप को 2 बच्चे होते हैं और अपनी पत्नी के साथ वह हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा था और किसी भी आलतू फालतू की बातों से कोई भी मतलब नहीं रखा करता था। यहाँ पर जीवन अच्छी तरह से बीत रहा था, लेकिन तभी जब प्रदीप ऑटो चलाया करता है, उसकी पत्नी घर के अंदर रहा करती है, तो उसकी पत्नी को एक मोबाइल फोन होता है और उस मोबाइल फोन के अंदर वह सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ लक्ष्मी की मुलाकात उसके एक पुराने प्रेमी जिसका नाम गुड्डू होता है सोशल मीडिया पर उससे हो जाती है। अब यहाँ पर प्रदीप तो सुबह का जाया करता, शाम को आया करता और लक्ष्मी अब गुड्डू के साथ जाने लगती है।
अब गांव का माहौल अक्सर ऐसा हुआ करता है दोस्तों, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर इधर उधर चलता है तो गांव वालों में इस बात की चर्चा हो जाया करती है। हालांकि शहर में तो ये बात कम है, लेकिन गांव में इस बात का ज्यादा चलन है। अड़ोस पड़ोस के लोगों को इस बारे में पता चल जाता है कि भाई जो प्रदीप की पत्नी लक्ष्मी है वो तो सुबह सुबह ही घर से जब उसका पति निकल जाया करता है, उसके बाद एक गाड़ी आया करती है और उस गाड़ी में बैठकर चली जाया करती है, पति के आने से पहले वापस लौट जाया करती है। अब इस बारे में जो गांव वाले होते हैं वो प्रदीप को बताते हैं, और जब प्रदीप इन बातों को सुनता है तो पहले तो सोचता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो सब वैसी ही बातें हैं और गांव वाले मेरी पत्नी को बदनाम कर रहे हैं। ऐसा सोचकर वह इन बातों पर ज्यादा गौर नहीं देता है और धीरे धीरे कुछ समय और बीत जाता है, क्योंकि प्रदीप ने सोच लिया था कि जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूं तब तक मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता। अब यहाँ पर जो प्रदीप होता है वह जब बार बार इस बात को अड़ोसी पड़ोसियों से सुनता है तो उसके दिमाग में भी घूमने लगता है और वह सोचता है कि एक बार चेक करके देख लेता हूँ। इसी दौरान एक दिन अचानक से उसके हाथ उसकी पत्नी का फोन लग जाता है और उसके बाद जब वह उस फोन को खंगालने लगता है तो वहां पर उसे ढेर सारी ऐसी चैटिंग मिलती हैं जिनके द्वारा सिद्ध हो जाता है कि जो गाँव वाले कह रहे हैं वो पूरी तरह से सत्य है। अब इसके बाद जो प्रदीप होता है वह अपनी पत्नी को समझाने लगता है, कहता है कि देखो जो कुछ भी तुमने किया है ये बिल्कुल से गलत है और तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो प्रदीप की पत्नी लक्ष्मी होती है वह उल्टा उससे ही कहने लगती है, देखो तुम्हारी उम्र देखो और मेरी उम्र देखो, मेरी उम्र 26 साल है और तुम कहाँ इतने बड़े हो गए हो, पूरे बूढ़े हो चुके हो, तो तुम मुझे पूरी तरह से शारीरिक सुख नहीं दे पाते और इसी वजह से मैं ये सब कुछ किया करती हूँ। अब यहाँ पर प्रदीप जब इन बातों को सुनता है तो उससे कहने लगता है कि मतलब क्या है तुम्हारा, तो वो कहती है कि तुम देखो तुम्हारे बाल भी उड़ गए हैं और तुम बहुत जल्दी इस दुनिया को छोड़कर चले जाओगे, उसके बाद मेरा कोई तो सहारा होना चाहिए और मैं तो इसी तरह से रहूंगी। अब प्रदीप की ये बातें दिल पर लग जाती हैं और फिर वह सोचने लगता है अपनी जिंदगी के बारे में और सोचता है कि ये सब कुछ मेरा किया धराई है, लेकिन कोई बात नहीं। उसके बाद फिर से अपनी पत्नी को समझाता है और पत्नी इस बात को सुनकर समझ जाती है, कहती है कि ठीक है अब मैं कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करूंगी जैसा तुम समझ रहे हो और बिल्कुल से अब मैं घर के अंदर आराम से रहूंगी। यहां पर पत्नी मान गई थी और उसके बाद प्रदीप दोबारा से काम पर चलने लगता है। लेकिन इन बातों को जब कुछ ही दिन बीतते हैं तो कुछ दिनों बाद जो उसकी पत्नी होती है अचानक से घर से गायब हो जाती है और यहां पर जब उसे प्रदीप को पता चलता है कि उसकी पत्नी ना तो मायके पहुंची है तो उसे पूरा पता चल जाता है कि उसकी पत्नी उसके प्रेमी गुड्डू के साथ ही गई हुई है। यहां पर जो पति होता है वह स्टार्टिंग में तो इस बारे में कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन जब उसकी पत्नी लौटती है तो उसे बुरी तरह से धमका देता है। यहां पर जो पत्नी होती है वो एकदम से अपने पति से नाराज होती है और अपने बच्चों को लेकर अपने मायके में जाकर बैठ जाती है। अब इसके बाद जो प्रदीप होता है वो घर के अंदर अकेला रहता है, खुद से बनाना खुद से खाना और ऑटो चलाकर अपना जीवन व्यतीत करता है। कुछ ही दिन बीतते हैं और कुछ दिनों में उसे लगने लगता है कि पत्नी के बिना ये जीवन ऐसे जिया नहीं जा सकता और इसी वजह से वह अब उसके मायके में जाकर उसे समझाने लगता है और उसके मायके वालों से भी कहने लगता है कि इसे समझाओ, ऐसा ठीक नहीं है, कब तक ये सब कुछ चलेगा। तो यहाँ पर जो मायके वाले होते हैं वह भी उसकी पत्नी लक्ष्मी को समझाते हैं और साथ में प्रदीप भी समझाता है, तो पत्नी फिर से समझ जाती है और 2 महीने बाद जो प्रदीप होता है अपनी पत्नी और बच्चों को दोबारा से अपने घर के अंदर ले आता है। धीरे धीरे समय बीता है और समय के साथ साथ फिर से एक बार जो उसकी पत्नी है वो इसी तरह से भाग जाती है और उसके बाद जो प्रदीप होता है वो फिर से पंचायत करता है और मायके वालों की मदद से फिर से उसकी पत्नी घर पर आ जाती है। इसी तरह से समय चलता रहता है और धीरे धीरे एक बार और वो फिर से भाग जाती है, फिर से पंचायत होती है। लेकिन जब चौथी बार वो भागती है घर से तो उसके बाद जो प्रदीप होता है वह पुलिस स्टेशन में इस बात की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है और कहता है कि साहब देखो ये तो ऐसे ऐसे कर रही है और अब तो मुझे इससे तलाक चाहिए। यहां पर जो लक्ष्मी के घर वाले होते हैं जब उन्हें पता चलता है कि प्रदीप तलाक के लिए बोल रहा है तो उसके बाद जो लक्ष्मी के घर वाले होते हैं वो लक्ष्मी को समझाने लगते हैं, कहते कि बेटी देखो अब तुम्हारी दूसरी कहीं शादी तो होनी नहीं है और तुम ऐसा मत करो वरना तुम्हारी जिंदगी बहुत कष्ट में व्यतीत होगी और तुम ऐसा करो फिलहाल अपने पति के साथ चली जाओ और उसे कैसे भी करके मना लो। यहां पर जो लक्ष्मी होती है वो ऐसा ही करती है और अपने पति को मनाकर फिर से उसके साथ चली जाती है। पंचायती रूप से यह फैसला हो गया था और फिर से जो प्रदीप होता है वह अपनी पत्नी लक्ष्मी को अपने साथ अपने घर में रखने लगता है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और जब यहां पर प्रदीप इन बातों पर गौर देता है कि बार बार उसकी पत्नी रूठकर इस तरह से चली जाया करती है तो वह सोचने लगता है कि मैं ना कमाने में लगा रहा करता हूं, अपनी पत्नी को कहीं बाहर घुमाने के लिए तो ले नहीं जाता, उसका प्रेमी उसे ले जाया करता है तो इसी वजह से वो अपने प्रेमी के साथ जाया करती है, तो क्यों ना मैं ही अपनी पत्नी को घुमाने के लिए ले जाऊं। और ऐसा ही सोचकर वह एक शाम अपनी पत्नी को कहता है कि तैयार हो जाओ और साथ में अपने बच्चों को भी तैयार कर लो, हम लोग फिलहाल मेरी बहन के यहाँ पर जा रहे हैं और वहीं पर
रुकेंगे आज। अब इस बात को सुनकर पत्नी खुश हो जाती है और उसके साथ वहां पर चलने के लिए तैयार हो जाती है। वह अपने बच्चों को भी तैयार करती है, खुद भी तैयार होती है और सभी लोग वहां से सीधा उसकी बहन के घर पहुंच जाते हैं और वहीं पर आज रुकने का फैसला करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ यहाँ पर जो प्रदीप होता है, लक्ष्मी होती है, उन सभी ने खाना पीना खा लिया था। रात के तकरीबन 10 बजे थे, लेकिन जब वे आराम करने के लिए जा रहे थे तो तभी यहाँ पर जो प्रदीप की पत्नी लक्ष्मी होती है वो कहती है कि मुझे कहीं बाहर घूम कर आना है और मैं अभी घूम कर आती हूँ। इसके बाद वो घूमने के लिए चली जाती है, लेकिन उसके बाद वह वापस ही नहीं लौटती। अब जो प्रदीप होता है वह अपने बच्चों को अपनी बहन के पास छोड़ता है और कहता है कि आप इनका ख्याल रखना और मैं अपने घर जा रहा हूँ। वह अपने घर चला जाता है और ये बात होती है 19 दिसंबर की। 19 दिसंबर 2025 को उसकी पत्नी घर से इस तरह से चली गई थी और प्रदीप अपने घर पर आकर बैठ गया था। लेकिन धीरे धीरे 19 से 20 होती है, 20 से 21 होती है और 2-3 दिन बाद पुलिस वालों को वहीं के पास ही के एक एरिया में एक डेड बॉडी मिलती है जो कि किसी और की नहीं, लक्ष्मी की थी और उसके चेहरे को बुरी तरह से बिगाड़ा गया था। अब यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं उस बॉडी को देखने के बाद जब अच्छी तरह से जांच पड़ताल करते हैं तो उसके हाथों पर टैटू थे और टैटू से ये पता चल गया था कि यह बॉडी और किसी की नहीं, लक्ष्मी की है। और उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो प्रदीप को पकड़ते हैं। यहाँ पर प्रदीप से वो पूछताछ करते हैं तो प्रदीप बताता है कि साहब इस तरह से मैं अपनी बहन के वहां पर गया था और ये बार बार भाग जाया करती थी, तो वहां से भी ये भाग गई और उसके बाद जो ये लक्ष्मी है मुझे नहीं पता कि इसके साथ क्या हुआ है, कोई भी इसके साथ कुछ भी कर सकता है। लेकिन तभी यहाँ पर प्रदीप के बारे में जब पुलिस वाले जानते हैं कि ये पहले भी इस तरह से जेल में रहकर आया है और उसके बाद यहाँ पर जो प्रदीप होता है उसने अपनी पत्नी से अलग होने के लिए पुलिस वालों से गुहार भी लगाई थी, तो यहाँ पर पुलिस वालों को मामला इतना सीधा नहीं लगता है जितना सीधा वो उसे बता रहा था। तो उसके बाद पुलिस वाले उसे सख्ती से पूछताछ करते हैं और सख्ती से पूछताछ के दौरान यहां पर जो प्रदीप होता है वो पूरा के पूरा राज खोलता है और पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है। कहता है कि साहब यहां पर जो मेरी पत्नी है वो बार बार घर से भाग जाया करती थी और एक बार तो उसने मुझे ये तक भी कह दिया था कि तुम तो बूढ़े हो गए हो, तुम्हारे बाल वगैरह झड़ गए हैं और मैं अभी जवान हूं। तो इस बात का मुझे बड़ा ही बुरा लगता है और मैं मन ही मन इस बात को सोचा करता हूं। 4 बार ये घर से भाग चुकी थी और उसके बाद मैं इसे अपनी बहन के यहां पर ले जाता हूं, लेकिन वहां पर जाने के बाद इसके अलग ही नखरे होते हैं। जब हम लोग खाना पीना खाकर सोने के लिए जा रहे थे तो उसी टाइम पर कहने लगती है कि मुझे चाय पीनी है। अब जो मेरी बहन है वो कहती भी है कि चलो मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूं, लेकिन ये मना कर देती है, कहती है कि नहीं मुझे तो मार्केट से चाय पीनी है। इस बात को सुनकर मैं ऑटो स्टार्ट करता हूं और ऑटो स्टार्ट करने के बाद इसे ऑटो में बिठाता हूं और वहां से चाय पीने के लिए इसे अपने साथ ले जाता हूं। लेकिन वहां पर जाने के बाद जब रास्ते में उस जगह से हम थोड़ी दूर थे जहां पर हमें चाय पीनी थी, तो उसी दौरान मेरे दिमाग में वो बातें घूमने लगती हैं और ये बात भी घूमती है कि ये तो बार बार छोटी छोटी बातों को लिए ऐसा कर दिया करती है। बताओ ये कोई टाइम है? रात के 10 बजे मैं इसे मार्केट में चाय पिलाने के लिए ले जा रहा हूं, कोई चाय की दुकान मिले या ना मिले, लेकिन इसने जो ठान लिया उसको मैं पूरा कर रहा हूं। इस बातों को सोच सोचकर उसका दिमाग एकदम से खराब हो जाता है और उसके बाद जो प्रदीप होता है वह अपना ऑटो वहीं पर रोक देता है। पत्नी लक्ष्मी पूछती है कि क्या हुआ, तो वो कहने लगता है कि थोड़ी सी खराबी हो गई है और तुम भी उतरो, तुम भी थोड़ा सा मदद करो। इसके बाद लक्ष्मी भी उतरती है और यहां पर जो प्रदीप होता है वो मन ही मन सोचता है कि दोबारा से मुझे एक बार और गलत काम करना होगा, क्योंकि ये जो मेरी पत्नी है ये बिल्कुल भी मेरी बातों को समझ नहीं रही है। उसके बाद यहां पर जो प्रदीप होता है वह अपनी पत्नी को इस दुनिया से विदा कर देता है और उसके बाद उसे खींचकर उस जगह पर डाल देता है जहां पर उसकी बॉडी मिली थी और वहीं पर आकर उसके चेहरे को पूरी तरह से बिगाड़ देता है। पुलिस वालों ने उसके हाथों के टैटू से उसे पहचान लिया था, क्योंकि उसके एक हाथ पर लिखा था PL यानी कि प्रदीप और लक्ष्मी और दूसरे पे लिखा था GPL यानी कि गुड्डू, प्रदीप और लक्ष्मी। अब इन सभी बातों को पुलिस वालों को जब वह बताता है तो उसके बाद वह फूट फूट कर रोने लगता है। कहता है कि साहब सुधरना तो चाहता था, लेकिन पुराने कर्म ही इतने आगे आ गए कि मैं सुधर ही नहीं पाया। उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं प्रदीप को आगे की कार्रवाई के लिए भेज देते हैं और प्रदीप फिलहाल सलाखों के पीछे है। तो दोस्तों इस कहानी के अंदर आपको देखने को मिला जो मैंने आपको पहले बताया था। यहां पर जो प्रदीप था अगर वो उस टाइम पर इस तरह के काम नहीं करता तो सही उम्र में उसकी शादी हो जाती और सही उम्र में शादी होती तो बराबर का जोड़ा होता और ये सभी बातें नहीं होती जिन बातों की वजह से अब वो दोबारा से सलाखों के पीछे हो गया है। बाकी इस कहानी के अंदर आप लोगों को देखने को मिला होगा कि जिन बच्चों का कोई दोस्त नहीं था उनका तो अब कोई भी नहीं रहा, क्योंकि बच्चे फिलहाल रिश्तेदारों के पास हैं और आपको पता ही है कि जो अपने माँ बाप हुआ करते हैं वो कभी भी कोई रिश्तेदार नहीं हुआ करता। भले ही रिश्तेदार अपनी तरफ से कितना ही करने की कोशिश कर ले,
लेकिन माँ बाप किसी परवरिश को नहीं दे पाते, उससे बढ़कर भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को यह रहता ही है कि हमारे तो माता पिता है ही नहीं, अब ये जैसा करेंगे वैसा हमें झेलना पड़ेगा। बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में, आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। अब बारी आती है हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर की, जो हमारी वीडियोस पर बहुत अच्छे कमेंट भेजा करते हैं और जिनके कमेंट देखकर हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला करता है। सबसे पहले हमारे साथ समाधान पाटिल जी कहते हैं कि भाई साहब कहानी अच्छी सुनाते हो। मैं समाधान पाटिल जलगांव महाराज से। तो समाधान पाटिल जी आपका तहे दिल से धन्यवाद, अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। दूसरा नाम आता है गणेश कुमार जी का। गणेश वर्मा है, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और हमारे फेसबुक फैन में टॉप नंबर पे आते हैं। तो गणेश कुमार जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। उससे आगे नाम आता है सुजीत कुमार जी का। सुजीत कुमार जी लिखते हैं कि नमस्कार भाई साहब, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप। तो सुजीत कुमार जी हम तो ठीक है, आप सुनाइए आप कैसे हो, आपके परिवार में सब कोई ठीक ठाक तो है ना। उसके बाद नाम आता है राम गोसाई जी का। वो कहते हैं कि चोर के हाथ मोर, पर मोर को मार दिया चोर ने। जी बिल्कुल राम गोसाई जी, आप सही कह रहे हो और यही अर्थ निकलता है इसका। उससे आगे नाम आता है रजत सैनी जी का। रजत सैनी जी लिखते हैं कि राम राम जी। तो रजत सैनी जी राम जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद, अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। उससे आगे नाम आता है मोनू जैन जी का। मोनू जैन जी लिखते हैं कि नाइस। तो मोनू जैन जी तहे दिल से धन्यवाद, अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। बाकी जो लोग रह गए हैं वो लोग बुरा ना माने, आने वाली किसी वीडियो में आप लोगों के नाम भी आ जाएंगे। आप लोग इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए और हम आपके लिए ऐसे अच्छे प्रोग्राम लाते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।